डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा, जहाँ पे हमने थर्मामीट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और वहाँ पे हमने लिखा था कि थर्मामीट्रिक लिक्विड जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा था आगे हमारा टॉपिक आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हीट ऑब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं और किस दौरान में उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास 1 kg का कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस 1 kg का है, उसको हम हीट करते हैं और हीट करने से उसका टेम्परेचर फर्स्ट कर लो 32 केल्विन था, हमने उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर हो गया 33 केल्विन, यानी कि उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज आ गया। तो इस दौरान में जो वो हीट अब्जॉर्ब कर लेगा वो सब्सटेंस, वो उस हीट अब्जॉर्ब को बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, जितनी हीट अब्जॉर्ब करता है कौन सा सब्सटेंस, जो 1 kg का हो और जब उसको हम हीट दे रहे हैं और उसमें टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा हो, 1 केल्विन का। टेम्परेचर का चेंज 1 केल्विन का मतलब शुरू में उसका टेम्परेचर नोट कर लो कितना है, 23 अगर है, हीट दे रहे हैं, वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, 24 हो गया। तो इस दौरान में जितनी उसने हीट अब्जॉर्ब की वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन मस्ट है 1 kg का सब्सटेंस होना जरूरी है और हीट दें 1 केल्विन का चेंज आए। तो इसीलिए लिखा हुआ है डेफिनेशन में, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 kg of mass of that substance through 1 Kelvin। तो 1 kg का mass है, उसको हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस 1 केल्विन का आ जाता है, या टेम्परेचर उसका 1 केल्विन राइज हो जाता है, तो जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल स्टार्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ, जनरली से लेके मैस एम ऑफ द बॉडी तक। और इसमें हमने हीट अब्जॉर्ब को बेसिकली कंपेयर करना है मैस के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ। इस पैराग्राफ में हमने किस चीज़ की बात करनी है? हीट अब्जॉर्ब की बात करनी है और उसका रिलेशन उस ऑब्जेक्ट के मैस के साथ और उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस के साथ हमने करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस बड़ा है तो ऑब्वियसली वो हीट अब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, तो ज़्यादा वो वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे और हीट भी ज़्यादा उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस का मैस कम है तो ऑब्वियसली उस क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब जो है उसके अंदर कम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैपेसिटी भी कम है और हीट भी कम उसके अंदर अब्जॉर्ब हो सकती है। तो पहली बात हमने ये की कि हीट अब्जॉर्ब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मैस का सिंबल तो स्मॉल एम होता है और हीट अब्जॉर्ब, क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब का सिंबल डेल्टा क्यू होता है। क्यू हीट का और क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब इस दौरान में डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा क्यू जो है वो हीट अब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करता है, एम मैस का, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हीट अब्जॉर्ब जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम हीट करेंगे, हीट करने से चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा हीट करेंगे ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो हीट अब्जॉर्ब भी ज़्यादा होती जाएगी। तो जितने सब्सटेंस का चेंज इन टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना ही हीट अब्जॉर्ब उसके अंदर जो है वो इंक्रीज होती जाती है, उतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर अब्जॉर्ब होती जाती है। तो इसीलिए हमने मैथमेटिकल यानी कि फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं इसमें तो हमने ये मेन बात की है कि हीट अब्जॉर्ब जो है वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर। फिर 10 को काट के अब मैथमेटिकली की हेडिंग डाल दें, और मैथमेटिकली में दो रिलेशन जो हैं वो आपने मैथमेटिकली के बिल्कुल आगे लिख लेने हैं अपनी आसानी के लिए। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम लिख लें, सेपरेटली लिख लें, कॉमा लगा के आगे लिख दें डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके ये वाली रिलेशन आती है जो इसने लिखी हुई है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। यानी कि रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी के ऊपर
आपने क्या लिखना है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम कॉमा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। उसके बाद इन दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये बुक वाली रिलेशन आ जाती है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो इन्वर्सली होती हैं वो नीचे की तरफ डिवाइड फॉर्म में आती है हमारे पास। तो यहाँ पे आया डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। और हमने पढ़ा हुआ है प्रोपोर्शनैलिटी का निशान जब खत्म करते हैं इक्वालिटी में तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी को जब इक्वालिटी में चेंज किया तो कांस्टेंट एक आ गया जिसको हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। कांस्टेंट जो है वो फिक्स है, यहाँ पे इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सी का ही इस्तेमाल करना है। जो कांस्टेंट फिक्स हो चुके हैं वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डेल्टा क्यू एम और डेल्टा टी के लिए जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है वो स्मॉल सी है हमारे पास। और नीचे मैथमेटिकली में हमने रिटर्न भी लिखना है कि ये सी जो होता है हमारे पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और इसी को ही बेसिकली हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो 10 से यानी कि मैथमेटिकली की हेडिंग डाली थी और स्पेसिफिक हीट तक जो है ये मैथमेटिकली जा रहा था। इसके एंड में अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैथमेटिकली, इसके एंड में आप स्टार लगाएं और स्टार लगाने के बाद जहाँ नीचे मैथमेटिकली लिखा हुआ है ये इसका बाकी हिस्सा है। मैथमेटिकली दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन मैथमेटिकली को काट दें, स्टार लगाएं और यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन वन, और ऊपर जो 8.4 इक्वेशन है उसको इक्वेशन वन बना दें। 8.4 इक्वेशन जो है वो इक्वेशन वन बन गई। आप इक्वेशन वन को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये 8.5 वाली इक्वेशन आती है। इसका नाम नहीं देना, ऊपर आप देख सकते हैं कि सी जो है उसके साथ एम और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन वन में। तो एम और डेल्टा टी जब दूसरी साइड में जाएगा तो डेल्टा क्यू के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन वन से ही जहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन से ही आया सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। यहाँ पे हमारा मैथमेटिकली कंप्लीट हो गया। बीच में ये जो लाइन है एक, दिस द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, ये लाइन नहीं है मैथमेटिकली में। और ये जो बोल्ड हुआ है ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी, ये भी नहीं हमने उसमें लिखनी है। तो 10 से मैथमेटिकली जो है ओवरऑल ये जाता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, डेफिनेशन को छोड़ के। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास इसके ऊपर आपने हेडिंग डालनी है यूनिट की। स्पेसिफिक हीट के यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर फार्मूला है स्पेसिफिक हीट का जिसमें लिखा हुआ है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, इसी में ही अगर तमाम यूनिट्स जो हैं इनके पुट कर दें तो हम C का यूनिट जो है इसमें से ड्राइव कर सकते हैं। और उसने ऐसे ही किया हुआ है जैसा कि मैस का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है किलोग्राम, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, टेम्परेचर का यूनिट ऐसा यूनिट केल्विन होता है बड़ा के। ऊपर डेल्टा क्यू है हीट, हीट एनर्जी की एक किस्म होती है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी हो एनर्जी उसका यूनिट जॉल होता है। तो ऊपर अगर जॉल है नीचे किलोग्राम है और केल्विन है तो जॉल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट का यूनिट, यही लिखा हुआ है इन ऐसा यूनिट मैस एम इज मेजर्ड इन किलोग्राम केजी, हीट डेल्टा क्यू इज मेजर्ड इन जॉल and temperature increase delta T is taken in Kelvin. Hence, SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin. तो यहाँ तक जो है ये हमने यूनिट की हेडिंग डालनी है। और स्पेसिफिक हीट का जो टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये इसी का हिस्सा है जो आगे हम पढ़ने लगे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये इसी का हिस्सा है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। उसके बाद आपको 3 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, तीनों के ऊपर आप पहले हेडिंग्स डाल दें। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग डालनी है वाटर एंड सॉइल, पहली लाइन में लिखे हुए हैं वाटर एंड सॉइल। सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग डालनी है
ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम। और थर्ड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग डालनी है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। देखो स्टार्ट में लिखा हुआ है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं जिसमें हमने सब हेडिंग डाली थी वाटर एंड सॉइल। पानी और जो सैंड होता है इनकी स्पेसिफिक हीट जो है ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की स्पेसिफिक हीट, वो होती है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। पानी की स्पेसिफिक हीट फिक्स है और वो बहुत ज़्यादा होती है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। और जो सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट है 810 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ये वैल्यूज इनकी स्पेसिफिक हीट की हमें याद होनी चाहिए। अब एक बात याद रखें, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। याद रखना, स्पेसिफिक हीट जिसकी कम है वो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, हीट रिलीज भी जल्दी कर देता है और हीट गेन भी जल्दी करता है। और जिस चीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है यानी कि पानी, वो देर से गर्म होता है और देर से कूल डाउन होता है और हीट भी आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज करता है। तो इसीलिए हमने वाटर एंड सॉइल में लिखा है कि पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है और सॉइल की 810 है जॉल पर केजी पर केल्विन है। इसीलिए जो है दोनों में अगर आप देखें 810 और 420 दोनों में 5 टाइम्स का रिलेशन है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का रिलेशन है। 810 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4200 आता है। इसीलिए हमने लिखा है कि दोनों में हीट कैपेसिटी का 5 टाइम का रिलेशन है। इसीलिए पानी जो है वो 5 टाइम सॉइल की निस्बत देर से गर्म होता है और 5 टाइम्स ही रेत की निस्बत या सॉइल की निस्बत जो है वो देर से ठंडा होता है। तो पानी जो था उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा थी, इसलिए वो हीट अप भी देर से होता है और कूल डाउन भी देर से होता है। तो इसीलिए उसने एंड में बताया है कि लैंड जितने भी हैं हमारे पास वहां पे जो है वो जल्दी से वो दिन के टाइम गर्म हो जाते हैं, रेत वाले इलाके जितने भी हैं वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं। रात के टाइम उतनी जल्दी से वो जो है वो कूल डाउन होते हैं, रातें वहां पे ठंडी होती हैं लेकिन दिन बहुत गर्म होते हैं। और जो वो इलाके जहाँ पे पानी नज़दीक होता है, समुंदर नज़दीक होता है, जिस तरह कराची है, वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब तकरीबन एक जैसा रहता है। तो कराची में जो है या वो इलाके जो कि समुंदर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन जो होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन सेम ही रहता है और उनमें वेरिएशंस कम आती हैं बनिस्बत उन इलाकों के जहाँ पे सिर्फ रेत मौजूद होती है या जहाँ पे पानी मौजूद नहीं होता है। तो ये हमारे पास था वाटर एंड सॉइल, जिसमें मेन बात यही थी कि स्पेसिफिक हीट पानी की ज़्यादा रेत की कम, दोनों में 5 टाइम्स का रिलेशन। और समुंदर चूंकि देर से गर्म देर से ठंडा होता है, इसलिए वो इलाके जो समुंदर के नज़दीक होते हैं उनमें टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट रहता है, तकरीबन एक जैसा रहता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम, उसकी मार्किंग आपने यहाँ से करनी है जो इस वक्त मैंने बोल्ड की हुई है। फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं वो कट कर दें। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल से आपने स्टार्ट करना है और इट्स रेडिएटर्स तक आपने जाना है। और इस कूलिंग सिस्टम में साइड में एक डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम इसके साथ बनानी है 8.6 डायग्राम। और इसी डायग्राम के मुतालिक जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे, ये जो एक बॉक्स नजर आ रहा है इसके साथ एक और ये सिलेंडर टाइप नजर आ रहा है, ये बेसिकली कार के इंजन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जो गाड़ी का इंजन होता है वो देर तक जब वर्किंग करता रहता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती रहती है, तो वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो गाड़ी का इंजन जो होता है उसको कूल डाउन करना ज़रूरी होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि रेडिएटर में जो है वो पानी डाला जा रहा है क्योंकि पानी वो गाड़ी जो है ज़्यादा गर्म हो गई है, या कूलेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है पानी की जगह पे। तो ये जो हमारे पास है ये
कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजन जो होता है उसको कूल डाउन करना जरूरी होता है, वरना वो जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इसको कूल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, पानी इसके ऊपर सर्कुलेट किया जाता है। पानी जो है इसके ऊपर मूव करता हुआ जाता है, मूव करता हुआ जब जाता है तो वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है इनके अंदर से, और हीट अब्जॉर्ब करता हुआ फ्रंट में आ जाता है। फ्रंट में जहाँ पे हमारे पास रेडिएटर मौजूद है, उसका फैन जब चलता है तो फैन से जो है वो हीट जो है वो निकल जाती है, और पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और दोबारा से जो है वो इंजन की तरफ सर्कुलेट करता है, और फिर हीट अब्जॉर्ब करता हुआ इसी तरीके से मूव करता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो कार का इंजन जो है वो देर तक काम करता है। तो अगर हम ये रेडिएटर में पानी ना डाला हो तो आप कार को मूव करें तो 1 घंटे तक भी चलाएंगे तो उसके बाद जो है वो धुआं निकलने लग जाएगा, क्योंकि इंजन इतना गर्म हो जाएगा कि वो जैम हो जाएगा, वर्किंग नहीं अपनी करेगा। तो ये डायग्राम आपने इसके साथ बनानी है, ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम, द कूलिंग से लेके रेडिएटर्स तक जो है ये आपने इसमें रिटर्न लिखना है। लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट है और इसके साथ 8.7 डायग्राम है। इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया है इसको, मैं थोड़ा सा आपको इन डिटेल बता दूंगा, लेकिन जो रिटर्न लिखा हुआ है वो सिर्फ ये है कि ये जो बॉयलर है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बेसिकली जो है वो कमरों को गर्म करने का एक सिस्टम है। इसमें ये क्या करते हैं, एक बॉयलर होता है, बॉयलर के ऊपर जो है वो पानी को गर्म किया जाता है, यानी कि एक फ्लेम से अच्छे तरीके से जो है फायर से हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, वो वेपर्स में चेंज होगा, वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे पाइपलाइन के जरिए से और रेडिएटर्स पे पहुंचेंगे। रेडिएटर उन कमरों पे लगाए जाते हैं जिनको हीट अप करना होता है, और रेडिएटर जो है वो हीट रिलीज करता है, जब पानी इसमें से गुजरता है तो ये हीट रिलीज करता है, तो वो रूम्स जो हैं वो हीट अप हो जाते हैं, और पानी फिर सर्कुलेट होता हुआ वापस जाता है। एक मोटर लगी होती है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एक मोटर है, ये पानी को पंप करती है, दोबारा से बॉयलर में भेजती है, और बॉयलर उसको गर्म करता रहता है, और ये सर्कल जारी रहता है। तो रेडिएटर्स जो हैं जिन कमरों में लगे हुए होते हैं वहां से हीट खुद ब खुद जो है इनमें से रिलीज होती रहती है, और रूम्स जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम सच एज शोन इन फिगर, फिगर बनानी है। हॉट वाटर इज यूज टू कैरी थर्मल एनर्जी थ्रू पाइप्स, पाइप के जरिए से गर्म जो हमारे पास वेपर्स कह लो या पानी भी गर्म जो है वो इसमें से सर्कुलेट कर जाए तो भी ऐसी सूरत में जो है वो हीट रिलीज हो जाती है रेडिएटर में से। So hot water is used to carry thermal energy through pipes from boilers to radiators. These radiators are fixed inside the house at suitable places. तो पानी गर्म करके जो है वो बेसिकली सर्कुलेट कर दिया जाता है, और रेडिएटर्स जो होते हैं जिन कमरों में लगे होते हैं उन कमरों को हीट अप कर देते हैं।